9 फरवरी 2022। गुजरात हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला आया है जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो नागरिकता कानून यानी कि सीएए है उसकी आने वाले दिनों में देश भर में प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, इसकी पूरी पोल पट्टी खुलती है। ये सीएए का गुजरात मॉडल है जो आने वाले दिनों में आपके महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, बिहार, बंगाल ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, तमिलनाडु और केरल तक हर राज्य में देखने को मिल सकता है। अगर एक लाइन में इस मामले को बताएं तो इसमें गुजरात की एसओजी ने एक मुस्लिम युवक को उठाया, उसे विदेशी नागरिक बनाया और जून 2020 यानी पौने 2 साल से जेल में ठूंस करके रख रखा है। अपनी नागरिकता साबित करने का कोई मौका तक नहीं दे रही है। इसी बात से कोई भी समझ सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख का तारा बना ये सीएए कानून क्यों इनकी आंख की का चांद तारा बना हुआ है। कोई कह सकता है कि ये कानून इन्होंने बनाया ही इसलिए है कि जिसे चाहे जब तक चाहे जैसे चाहे जेल में ठूंस करके रख सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचने वालों के लिए अंधेरे में कमजोर सी ही सही लेकिन रोशनी की एक किरण बाकी है जिसे हम अदालत कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। रोशनी की ये किरण कैसी है ये आपको पूरा ये केस सुनने पर ही समझ में आएगा। मामला है रसीदा बेन पत्नी सिद्दीक भाई दाऊद बनाम गुजरात स्टेट और नंबर है R/ACRA 2844/2020। जो चाहे हाई कोर्ट की साइट पर जाकर के चेक कर सकता है। सामने स्क्रीन पर भी फैसला चल ही रहा है। ये एक बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला था और इस मामले में ऑर्डर 4 फरवरी को हुए, जजमेंट 7 फरवरी 2022 को डाउनलोड किया गया। गुजरात हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका की सुनवाई के दरमियान कहा कि उस व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति को यानी सरकार को इस आधार पर कि वो भारत का नागरिक नहीं है निकालने की सिफारिश करने की व्यापक और महत्वपूर्ण ताकतें दी गई हैं, मगर उससे यानी सरकार से कम ये उम्मीद तो की ही जाती है कि उसने जिसे पकड़ा है कम से कम उसे सुनवाई का मौका तो दे। कोर्ट का ये कमेंट केंद्र सरकार की उन व्यापक शक्तियों के कॉन्टेस्ट में किया। कोर्ट ने ये कमेंट जिनमें किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता की जांच करने और भारतीय नागरिक नहीं पाए जाने पर सरकार को उसे निकाल बाहर करने की ताकत मिली हुई है। याचिकाकर्ता जैसा कि पहले बताया कि रसीदा बेन हैं जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके अपने बेटे आमिर की रिहाई की मांग की है। बेटी की शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी बातों को साबित करने के लिए चुनाव का वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड भी पेश किया। रसीदा बेन ने बताया कि वो लंबे समय से अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रह रही हैं और एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती रही हैं। इसी दौरान वहीं उनके बेटे आमिर का जन्म हुआ। वो पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वो अपने बेटे की पैदाइश का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, उनको पता ही नहीं था। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 60 साल से ऊपर के देश में जितने लोग हैं उनमें से कितनों की माएँ इतनी पढ़ी लिखी हैं कि उनकी पैदाइश का रजिस्ट्रेशन करा सकती थीं। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में कहा कि इस केस में शामिल चीजों को पकड़ने की कोशिश करिए, भविष्य की तस्वीर शीशे की तरह एकदम साफ सामने होगी। बहरहाल गुजरात पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने आमिर को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसको शक था कि आमिर एक बांग्लादेशी नागरिक है। आमिर को पकड़ने के बाद ये लोग उसको डिटेंशन सेंटर लेकर के गए। पहले तो एसओजी आमिर की मां से यही कहती रही कि जब जांच पूरी हो जाएगी तो वो आमिर को छोड़ देंगे, मगर आमिर तो 18 जून 2020 से ही नजरबंद चल रहा है। छोड़ने की बात तो दूर, उसे देखने तक नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता रसीदा बेन ने अपने वकील के जरिए गुजरात हाईकोर्ट में ये तर्क दिया कि उनके बेटे को हिरासत में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसके माता पिता की नागरिकता पर तो एसओजी को कोई शक ही नहीं है। उन्होंने उनकी नागरिकता पर सवाल ही नहीं उठाया है। इसके अलावा गुजरात पुलिस की एसओजी आमिर के वंश की जांच करने में भी फेल रही। इतना ही नहीं, आमिर को उन्होंने उसके बंगाली बोलने की वजह से पहले भी हिरासत में लिया था मगर दिन भर में उसे छोड़ दिया था, जबकि आमिर का बांग्लादेश से कोई रिलेशन नहीं था और वो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स था। इस पर गुजरात पुलिस की ओर से पेश हुए वकील साहब ने कहा कि आमिर को जब हिरासत में लिया गया था तो वो भारत में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज, कोई पेपर, कोई कागज पेश नहीं कर सका। इसके अलावा भारत में उसका प्रवेश अवैध था और उसका आधार कार्ड नागरिकता का दस्तावेज या सबूत नहीं था।
पुलिस ने उसे जारी किए गए चुनाव कार्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ गड़बड़ी पाई। गुजरात पुलिस के वकीले सफाई ने दावा किया कि इसके अलावा स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में आमिर के जन्म स्थान को देवदांगे लिखा गया है, जो बांग्लादेश में है। आमिर को जब हिरासत में लिया गया तो उसकी उम्र उसके आधार कार्ड और चुनाव कार्ड में भी अलग अलग थी। यही वजह थी कि उसे हिरासत में लिया गया। उस वक्त जब उसे उस वक्त की अदालत में पेश किया गया तो जजमेंट बेंच ने पाया कि आमिर और उसके साथ कुछ और लोगों को एक मस्जिद के पास से पकड़ा गया था और उन्होंने अपनी बांग्लादेशी नागरिकता स्वीकार कर ली थी। उनके पास कोई वीजा, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरे कोई सबूत नहीं थे जो उसे भारतीय साबित करते। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(2)(g) के तहत शक्तियों के अनुसार इन लोगों को हिरासत में लिया था। इसके बाद अदालत ने जो इस केस में फैसला दिया है उसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की तरह कहीं सेव करके रखिए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पुलिस का ये गुजरात मॉडल पूरे देश में कर रहा है, ये बड़े काम का कागज है। इससे पहले कि हम अदालत के फैसले की ओर बढ़ें, ये एक गंभीर और सोचने वाली बात है कि पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कौन हमेशा अपनी जेब में लेकर चलता है? फिर क्या ये नागरिकता के प्रमाण पत्र माने जाते हैं या नहीं माने जाते? साल 2020 की शुरुआत में असम की जुबैदा बेगम के साथ जो हुआ है उससे भारत में नागरिकता के प्रमाणन को लेकर कई सवाल उठ खड़े होते हैं। 50 वर्षीय जुबैदा को असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने पहले ही विदेशी घोषित कर दिया था। जुबैदा ने एक नहीं बल्कि 15 अलग अलग कागजात अदालत में पेश किए थे। इनमें पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, भू राजस्व भुगतान की रसीद, मतदाता सूची में उनके माता पिता और उनके भाई बहनों के नाम शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने गांव के मुखिया के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए, जिन्हें आमतौर पर पहचान के प्रमाण के तौर पर मान लिया जाता है। लेकिन जुबैदा मुकदमा हार गईं। जिस दिन हाईकोर्ट ने जुबैदा की चुनौती खारिज की, उसी दिन मुनींद्र बिस्वास नाम के एक व्यक्ति की भी ऐसी ही याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वोटर आईडी भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। न्यूज 18 जो कि गोदी मीडिया माना जाता है, अंबानी जी का ही है, उसमें 20 दिसंबर 2019 को छपी एक खबर बताती है कि अगर 9 तरह के दस्तावेज आपके पास हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। पहला जमीन के दस्तावेज जैसे बैनामा वगैरह, दूसरा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तीसरा पासपोर्ट, चौथा कोई भी सरकारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र, पांचवा सरकार या सरकारी उपक्रम में नौकरी का प्रमाण पत्र, छठा बैंक डाकघर में खाता होना चाहिए, सातवां सक्षम प्राधिकार की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, आठवां बोर्ड यूनिवर्सिटीज का सर्टिफिकेट, नौवां न्यायिक या राजस्व टैक्स की अदालत में सुनवाई से जुड़ा कोई दस्तावेज। असम में जुबैदा ने इनमें से कुछ कागजात पेश भी किए, मगर वो केस हार गईं। दरअसल सीएए के मामले में इतने लूप हैं कि पुलिस को अपनी मनमानी करने की पूरी छूट मिल जाती है। मगर रसीदाबेन के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो भी अपनी जगह एक नजीर है। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया कि केंद्र सरकार के पास भारत में विदेशियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने, विनियमित करने का अधिकार है। सरकार के आदेशों के मुताबिक विदेशी को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि अंतरिम उपायों के रूप में विदेशी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, नजरबंद नहीं कर सकते या जेल में नहीं डाल सकते। अदालत ने कहा कि आमिर वीजा और पासपोर्ट तो पेश नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उसने कई पेपर्स दिए जिसे पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं किया। आमिर के माता पिता भारतीय हैं या गैर भारतीय हैं, पुलिस ने इसकी भी कोई जांच नहीं की। इस हिरासत से पहले भी एसओजी ने उसे हिरासत में लिया था और कुछ भी गलत नहीं पाया था। आमिर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और उसकी पत्नी और बच्चे भारतीय नागरिक थे। कोर्ट ने फॉरेनर्स एक्ट की धारा 9 का हवाला देते हुए कहा कि प्रूफ ऑफ बर्डन उस व्यक्ति पर है जो कथित तौर पर विदेशी है, मगर पुलिस ने जिनको पकड़ा उनको अपनी राष्ट्रीयता साबित करने का मौका ही नहीं दिया। जस्टिस गोकानी और जस्टिस देसाई ने कहा कि बंदी की पहचान को लेकर कोई शक नहीं है। अधिकारियों के पास आमिर के बारे में गलत डिटेल थी और इन्हीं डिटेल्स के बेस पर अधिनियम की धारा 3(2)(g) के मुताबिक गुजरात सरकार ने उसे भारत निकाले का ऑर्डर दिए जाने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया था। अदालत ने अधिकारियों को वार्निंग भी दी और उनको बताया गया है कि आमिर अब भी हिरासत में है। जब राष्ट्रीयता के मुद्दे की इंक्वायरी किए बिना नेचुरल जस्टिस थियरी के पालन करने में गंभीर दोष देखा जाता है तो ये अदालत उसमें हस्तक्षेप करना उचित समझती है। ये कहते हुए बेंच ने राष्ट्रीयता के मुद्दे को दर्ज किए बिना ही आमिर की रिहाई की सीमा तक अनुमति दे दी। इस फैसले की रोशनी में दिखता है कि गुजरात पुलिस का जो गुजरात मॉडल है उसे नेचुरल जस्टिस थियरी यानी प्राकृतिक न्याय की जगह
अप्राकृतिक न्याय ज्यादा पसंद आ रहा है और बाकी प्रदेशों की पुलिस की भी पसंद इसी तरह से अप्राकृतिक होती जा रही है। यूपी पुलिस की याद करें, जहां एक किशोर ने नल की टोटी से लटक कर सुसाइड कर ली थी। यूपी पुलिस के प्राकृतिक बयानों के मुताबिक ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ कर सकते हैं।